फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन में हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरें तो हम दिखाते ही हैं श्वेता, साथ ही क्या कहते हैं कि आप भी अपने फिटनेस का ख्याल रखिए, क्योंकि जो फिट है वही तो हिट है। और सुबह सुबह देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे हम आपको बताने के लिए हर रोज हाजिर होते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। जी हां, नेपाल में स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। चारों तरफ आगजनी की जा रही है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। वीरगंज की बात करें तो अनिश्चित काल के लिए यहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा सभी उड़ानें फिलहाल लंबित कर दी गई हैं। ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल के सभी हवाई अड्डे अलर्ट मोड पर है। नेपाल से सटी तमाम सीमाओं को जो है उसका सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई सीमाओं को सील भी किया गया है। चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें या फिर दार्जिलिंग की बात करें, इस वक्त वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दरअसल आशंका इस बात की है कि कहीं प्रदर्शन का असर हिंदुस्तान में ना पड़े, और इसी को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए। खास तौर पर वो सीमाएं जो कि नेपाल से लगती हैं, वो बॉर्डर इलाके, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में भी नेपाल एम्बेसी के बाहर सुरक्षा बढ़ गई है। 24 घंटे गश्त, निगरानी और कड़ी चौकसी की जा रही। उत्तर प्रदेश, बिहार, दार्जिलिंग के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। कुल 452 मत उन्हें मिले और एनडीए उम्मीदवार ने जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको सीधे मुकाबले में हरा दिया। जी हाँ, और इस दौरान जब वोटिंग हुई तो क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है, यानी एनडीए ने सेंधमारी भी की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एक तरफा मुकाबले में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हरा दिया। सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े। इसमें यह भी दिलचस्प बात है कि 15 वोट अमान्य पाए गए। आइए अब आपको उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित समझाते हैं कि आखिर कैसे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को मात देकर एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। कुल वोट 788, रिक्त 7, यानी 781 सांसदों को वोट करना था। एनडीए उम्मीदवार को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक को महज 315 वोट मिले। 39 वोट ऐसे थे जो किसी तरफ नहीं थे। 11 वाईएसआर के सांसदों ने एनडीए को वोट दिया। 14 अतिरिक्त वोट क्रॉस वोटिंग के जरिए एनडीए को मिले। बीजेडी, अकाली, बीआरएस ने किसी को वोट नहीं दिया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासत कम नहीं हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमने कुछ नहीं खोया है, बल्कि हम मजबूत हुए हैं। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है। पिछले कैंडिडेट में और इसमें आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। तो वहीं एनडीए ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए इसे एक बार फिर करारी शिकस्त बताया है। आदरणीय ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी, उनको अक्रॉस द पार्टी लाइन सारी दलीय सीमाएं टूट गई और दूसरे दलों के लोगों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पे दिया है। तो ये निश्चित तौर से उन्होंने देश के हित में दिया है। सच पूछिए तो नक्सलियों के समर्थकों के सामने राष्ट्रभक्तों की जीत है। शानदार सफलता मिली है और एनडीए के सभी सहयोगियों ने इसमें अभूतपूर्व समर्थन दिया और उस कारण से जो आशा थी उससे अच्छी सफलता मिली। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिलने का मतलब साफ है कि उनके पक्ष में विपक्षी सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। और बड़ी खबर मिल रही है कि देश भर में एसआईआर लागू करने पर मंथन होना है। चुनाव आयोग की आज एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि आज इसमें मंथन होगा। बहुत ही अहम है क्योंकि आगामी अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सुचारू और विश्वसनीय ढंग से इसे आयोजित कराया जाए। बैठक में मतदाता सूची की समीक्षा, आचार संहिता का पालन, तकनीकी सुधार और पारदर्शिता जैसे जो एजेंडे हैं वो शामिल रहने वाले हैं। 36 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक होनी है। चुनावी तैयारी, वोटर लिस्ट करेक्शन पर चर्चा होगी। जब भी कुछ कहते हैं, मुझे नहीं लगता वो इंटेंशनली कुछ बुरा कहना चाहते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग जो है ना वो कुछ ऐसी निकलती है कि महिला जो है वो गुस्से में आ जाती है। और अभी भी देखिए महिलाओं का गुस्सा जो है शांत नहीं हो रहा है। और महिलाएं
बाबा पर बार बार आरोप लगते हैं कि जब भी वो कुछ कहते हैं तो खासतौर पर उनका जो टारगेट होता है वो महिलाओं के ऊपर होता है, और इसीलिए अब वाराणसी में महिलाओं ने अनिरुद्धा चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देखिए रिपोर्ट में खबर। काशी की सड़कों पर ये विरोध प्रदर्शन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ हो रहा है। महिलाओं पर दिए गए अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर वाराणसी की महिलाएं सड़क पर उतरी, हाथों में पोस्टर लिए। इन महिलाओं ने कथावाचक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का गुस्सा अनिरुद्धाचार्य के हाल ही के बयानों को लेकर भड़का, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 सर तन से जुदा। एक बार फिर से ये नारा जो है वो बुलंद हुआ है। दरअसल इस बार एक हिंदू युवक के घर के बाहर ये पोस्टर चस्पा किया गया है। अभी जो पूरा परिवार है वो डरा सहमा है। पुलिस के पास पहुंचा, वहां जाकर कंप्लेन की। पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के विक्रोली में पोस्टर से धमकी, सर तन से जुदा नारे ने फैलाई दहशत। घर में लगाई आग, थाने पहुंची शिकायत। महाराष्ट्र के विक्रोली में एक परिवार को सर तन से जुदा की धमकी मिली है। उपद्रवियों ने घर में आग लगाने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस थाने में पूरे मामले की शिकायत कर दी गई है। हम लोग को डर लग रहा है, लेकिन मेरी मामी बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि क्या होता है कि घर में हम 4 ही थे, कोई था नहीं, घर में कोई आदमी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं इसलिए डर गई थी क्योंकि जब मैंने दरवाजा खोला तो पहले मुझे लगा हो सकता है कि कुछ नॉर्मल होगा जो ये जला हुआ है, बट जब मैं जैसे ही थोड़ा बाहर आने लगी तो मैंने ये बोर्ड देख के मैं डर गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ईद मिलादुन्नबी समारोह के दौरान लगाए गए किसी बात को लेकर छोटा सा विवाद हो गया था। उसके बाद परिवार को धमकी दी गई। उसके घर के दरवाजे के ऊपर का पर्दे को किसी ने जलाया है और उसके बाजू में एक थ्रेट की जैसा लिखा है, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ऐसा लिखा है। उसके कंप्लेन के ऊपर से हमने एफआईआर दर्ज की है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। नीरज जी, क्या हुआ सोमवार की देर रात आपके घर पर? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या है पूरा मामला? ऐसा विषय है कि कल शाम को 8:30 के दरमियान हम लोग घर से निकलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे जाने के लिए। तो जब छत्रपति संभाजी महाराज चौक बस स्टॉप पे पहुंचते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि संभाजी महाराज चौक जो पार्टी है उसके ऊपर मुसलमानों का वो प्रोग्राम का बैनर लगा है। इसके पहले भी हमने काफी बैनर वहां से हटवाए हैं। वो जो कमेटी ने वो बैनर लगाया, तो उस कमेटी को अच्छे से पता है कि लोग वहाँ बैनर नहीं लगने देते, इन लोग का विरोध रहता है, इन लोग वहाँ से बैनर हटा। उसके बावजूद वहाँ बैनर लगाया गया, पर हम लोग ने ऐसा नहीं कि पुलिस को गया तुरंत बोला आप तुरंत बैनर हटाओ। हमने पुलिस वालों को ये बोला सर ये एक गंभीर, एक दिन इसके वजह से गंभीर यहाँ पे वाद हो जाएगा, गंभीर झगड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान दें, ऐसा ना हो। बार बार संभाजी महाराज के इस तरह से अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम उनको पूजनीय मानते हैं। उन्होंने हमारे धर्म के लिए काफी कुछ किया, हमारे आइडल है वो ऐसा बार बार उनके ऊपर बैनर लगा देना, ये हमको बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं होता। तो ये चीज हम लोग ये सब बात पुलिस वाले से कर रहे थे, ये बात उनसे नहीं चालू थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आपको दिखाते हैं। गुंडागर्दी की तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। दरअसल गुंडागर्दी की तस्वीरें जो हैं उसका अब फुटेज वायरल हो रहा है। दरअसल रेलवे कर्मचारियों के साथ किसने पिटाई की और क्यों ये विवाद हुआ, ये देखिए इस रिपोर्ट में। शख्स रहम की भीख मांग रहा है और जनजीवन बुरी तरह से दरअसल प्रभावित हुआ है। इस वक्त अगर हम देखें तो देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद हालात खराब हैं। हरदोई में हालात कैसे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हरदोई में बाढ़ प्रभावितों के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, इलाके का दौरा किया, ग्रामीणों से मुलाकात की और प्रभावितों के बीच राहत के सामान बांटे। हरदोई के 52 इलाके के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं और भारी तबाही है। मंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीणों की हर संभव मदद दिलाने के लिए निर्देश दिए हैं। मैंने कई गांवों का दौरा किया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मेरे साथ में थे। नुकसान जो हो रहा है फसलों को पानी से, बाढ़ के पानी से, मैंने एसडीएम सदर को बोला है कि इसका तुरंत
इसका मुआवजा जो होना है, इसका एक सर्वे करा के जब बाढ़ का पानी जाएगा, जिनको मुआवजा मिलना है उनके मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अपने बीच मंत्री को पाकर ग्रामीणों में काफी भरोसा जगा है कि बाढ़ से जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। कॉलेज में परीक्षा होनी थी, सभी छात्र जो हैं परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे परीक्षा केंद्र पर, तभी वहां पर कुछ अजीब हुआ और दरअसल एक अजीबोगरीब जीव यहाँ पर नजर आया, जिसके बाद वहाँ पर कोहराम मच गया। आप भी देखिए। कॉलेज में अचानक 15 फीट का अजगर दिखा तो कोहराम मच गया। तस्वीरें अलवर के कॉमर्स कॉलेज की हैं। कि ट्रंप ने जो बातें कही हैं उसका स्वागत करते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हमेशा से रही है और घनिष्ठता भी रही है। यानी एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से लग रहा है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। टैरिफ वार के बीच दोनों देशों के बीच जो संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई थी, अब ट्रंप भी उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान का स्वागत किया है। और देखिए जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, उसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं, स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीम इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूँ। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के दोस्ती वाले बयान का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। तो देखिए दोनों ही तरफ से दोनों ही देशों के बीच जो बर्फ जमी हुई थी रिश्तों की, अब वो पिघलनी शुरू हो गई है। ट्रंप ने पहले कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे हमेशा अच्छे दोस्त हैं, हालांकि कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की थी। और अब दोस्ती वाली जो बात उनकी तरफ से कही गई थी उसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। भारत और अमेरिका को घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक साझेदार बताया है। और खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पितृपक्ष में गया में अपनी मां का पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई काम करे और इस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। बिहार के गया में पितरों के पिंडदान के लिए लोग भी उमड़ रहे हैं। इस बीच खबर आई कि पीएम मोदी 17 सितंबर को गया पहुंचेंगे और अपनी मां का पिंडदान भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस पर ओछी राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान एक बार ही होता है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जब मोदी जी के छोटे भाई ने 2023 में ही गया आकर माता पिता जी का पिंडदान कर दिया, तो अब मोदी ये दिखावा करने क्यों आ रहे हैं? जब पिंडदान करना था तब तो वो कर्नाटक में चुनावी रोड शो कर रहे थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी बिहार चुनाव में चुनावी फायदे के लिए इमोशनल दांव खेल रहे हैं। मीडिया पर पिछले 24 घंटे में क्या कुछ कर रहा है ट्रेंड, सिर्फ 2 मिनट के अंदर देख लीजिए। रुपए जो है मदद के तौर पर दोनों राज्यों को दिए गए हैं, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सैलाब पर सियासत शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात और 1600 करोड़ रुपए की राहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ऊंट के मुंह में जीरे के समान लग रही है। 1600 करोड़ रुपए का ये तो वो बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा। तबाही होगी, 4.5 लाख एकड़ चली गई हमारी जमीन, 2.5 लाख से ऊपर हमारे पशु प्रभावित हुए, कमरे गिर गए, घर गिर गए, लोग मर गए, घरों में पानी चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी सिल्ट चली गई खेतों के अंदर, तो 1600 करोड़ से कुछ नहीं होगा। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया। पीएम ने गुरदासपुर में किसानों से मिलकर उनका हाल जाना और सैलाब के संकट में लोगों का रेस्क्यू कर रही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से भी मुलाकात की। पंजाब के साथ ही पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश का भी दौरा किया। यहाँ मोदी ने बाढ़ में अपने माता पिता और दादी को खो चुकी 1 साल
की, नीतिका की हिम्मत बढ़ाई। पंजाब की तरह हिमाचल में भी बाढ़ पर पॉलिटिक्स हो रही है। 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा, वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को देखा है। नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इस आपदा में बहुत बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश को वो करके गए हैं। जहां आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले हैं, वहां उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की है। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की।